गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा। मैं आपको आपका जो मैथ्स का है थर्ड पेपर स्टैटिक्स पढ़ाऊँगी। थर्ड पेपर है ये, तो इसमें आपको क्या है, थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है ये। थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अनदर पेपर थोड़ा सा आपको ये टफ़ लग सकता है, बट अगर आप स्टार्टिंग से इसको पढ़ोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जैसे कि है, उससे पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशंस आपको कराना चाहती हूँ। तो बेसिक्स में जो सबसे पहले डेफिनेशंस है उसमें हमारे पास है मैकेनिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले मैकेनिक्स में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडीज़। कि ये एक साइंस की एक ब्रांच है, आप कह सकते हो। मैकेनिक्स जो है, जो बॉडी की दो पोजीशन को ही हमें डिक्लेयर कराता है, एक स्टेट ऑफ मोशन और अगर बॉडी मोशन में है या बॉडी रेस्ट में है। When acted upon by a forces, a body may move or remain in state of rest. It depends on its surroundings. तो क्या बोला है कि अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की ये कंडीशन है कि वो मूव कर रही है या वो रेस्ट पोजीशन में है। कि अगर बॉडी मोशन में है, हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया है तो वो रेस्ट पे आ जाती है। अगर वो रेस्ट पे है और हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया है तो बॉडी किसमें, मोशन में चली जाती है। तो दैट्स डिपेंड्स ऑन इट्स सराउंडिंग्स। मैकेनिक्स को यहाँ पे टू कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट है स्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज़ डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स जो हमारे पास पेपर है, पेपर का नाम है स्टैटिक्स, उसके बारे में इन्होंने क्या बोला है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। जैसे कि बताया, मैकेनिक्स की ही ब्रांच है और मैकेनिक्स साइंस की ब्रांच है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन सॉलिड बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। कि क्या बोला है कि अगर आप बॉडी पे कोई भी फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहेगी। मींस अगर आपने बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया है तो अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। दैट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकेंड वन इन्होंने जो मैकेनिक्स की वो दिया है वो है डायनामिक्स। डायनामिक्स में इन्होंने क्या बोला है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी इन मोशन। कि अगर आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बॉडी अगर मोशन में आ जाती है तो वो जो ब्रांच है मैकेनिक्स की उसको हम डायनामिक्स बोलते हैं। डायनामिक्स आपका जो पेपर है वो आपका 6th सेमेस्टर में आएगा डायनामिक्स के नाम से, जहाँ पे हम बॉडीज़ की मोशन की पोजीशन को डील करेंगे। अब हम स्टैटिक्स में जो हम इस पेपर में अब की बार जो हम पढ़ने वाले हैं, हम वो बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात करेंगे। तो कुछ डेफिनेशंस और स्टैटिक्स से रिलेटेड इन्होंने बोली है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है पार्टिकल। पार्टिकल क्या है, अ पार्टिकल is a portion of matter which is indefinitely small in size but without any length, without any breadth, without any thickness, और it is represented by point। तो क्या बोला इन्होंने, पार्टिकल जो है वो एक ऐसा पॉइंट है, यू कैन से पार्टिकल को पॉइंट ही बोल सकते हो, जो बहुत ही स्मॉल साइज में है, जिसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते और जिसकी आप लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसका मतलब वो बहुत ही साइज में स्मॉल होगा ना, तो वो पार्टिकल होता है। सेकंड जो आपकी डेफिनेशन है सॉरी, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में इन्होंने क्या बोला है, हम यहाँ पे स्टैटिक्स में बॉडी के साथ ही रिजिड वर्ड साथ में पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी जो इन्होंने बोला है वो क्या है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ दिस बॉडी रिमेन अनचेंज्ड नो मैटर व्हाट फोर्स एक्ट ऑन इट। जैसे कि इक्विलिब्रियम मैंने पहले ही बताया है, स्टैटिक्स में आप जितने जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को पढ़ोगे। तो मैंने यहाँ पे बोला है कि बॉडी जो होगी आपके पास रिजिड बॉडी से आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उसको। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप बॉडी पे कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो और बॉडी की डिस्टेंस, बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, उसका कहते हैं ना वो एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, तो बॉडी पे कोई इफेक्ट ही नहीं आता। तो सेम काम यहाँ पे है। रिजिड बॉडी क्या है, अगर दो पार्टिकल बॉडी है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। दो पार्टिकल्स के बीच में इन्होंने जिस दो की बात की, आप 3 की 4 की कर सकते हो। अगर दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है बिफोर फोर्स भी वही है और आफ्टर फोर्स भी वही है, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी, तो दैट इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी। की बॉडी पे
कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी। तो ये रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है, हम यहाँ पे यही करेंगे। तो अब हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। जैसे कि नेम बताया गया है, ये क्या है, फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, यू कैन से ऑल्सो फोर्सेस एक्टिंग एट अ पार्टिकल, पार्टिकल पॉइंट सेम बात है। तो अब हमने यहाँ पे क्या, एक पॉइंट पे हमने फोर्सेस अप्लाई करने हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर में 2 फोर्स अप्लाई करेंगे एक पॉइंट पे, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे 3 फोर्सेस अप्लाई करेंगे, ऐसे ही ये बढ़ती जाएगी बात। तो अब हमें फोर्सेस जो है एक पॉइंट पे एक्ट करा के देखना है, उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट्स। तो फिजिक्स में आपने रिजल्टेंट वर्ड पढ़ा भी है। तो रिजल्टेंट में क्या बोल रहे हैं वो, if 1 मिनट, हाँ जी, इफ़ रिजल्टेंट की डेफिनेशन हम करते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, इफ़ 2 or more force act upon a rigid body and if a single force can be found such that the effect of its upon the body is same as that of all the forces taken together, then the single force is called the resultant of forces and the given forces is called the component of this resultant forces। हाँ जी, अगर हम एक बॉडी, रिजिड बॉडी पे हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया है, 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स अगर हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो जो सम है उन, तो बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ रहा है इन 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस का, अगर मैं इनको मर्ज कर दूँ, इनका सम कर देती हूँ, और उन 2 या 3 फोर्सेस का सम करने के बाद जो एक मैंने उनको एक सिंगल फोर्स से डिनोट कर दिया, और वो सिंगल फोर्स भी उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है जितना ये सम ऑफ 2 और 3 फोर्सेस अप्लाई कर रहे थे उस रिजिड बॉडी को। तो जो सिंगल फोर्स है, जो 2-3 फोर्सेस का सम से बना है, उस सिंगल फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। एंड जो वो 2 और 3 फोर्सेस थे जिनको हमने सम अप किया, उन 2 और 3 फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ दैट रिजल्टेंट फोर्सेस। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी। इसके बाद आपके पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। आपको, आप फिजिक्स स्टूडेंट्स हो, यू नो वेरी वेल अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे भी हम थोड़ी डिस्कस करते हैं, बिकॉज इन फर्स्ट चैप्टर इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग, ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने देखो एक डायग्राम बनाया है। उस डायग्राम से पहले इन्होंने क्या किया है, इफ़ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, अगर हम 2 फोर्सेस को एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड देयर रिजल्टेंट विल कम्प्लीटली बी इट्स डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ जी, मैं डायग्राम पे आ रही हूँ डायरेक्ट। एक ओ पॉइंट ले लिया इन्होंने, सिंगल पार्टिकल ओ लिया है, इस पर हमने 2 फोर्स अप्लाई किया है, एक है पी नाम का, एक है क्यू नाम का। पी फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, यू नो वेरी वेल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फोर्स हमने पी फोर्स अप्लाई किया है इन डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड ओ ए, साइड जो है ओ ए, एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो गिवन देयर हेयर। ऑल्सो क्यू फोर्स इज इन ओ बी साइड एंड देर इज़ ऑल्सो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है। ये तो हमने क्या किया, आप डॉटेड लाइन में कर सकते हो, ए सी को और बी सी को मीट करा लो, डॉटेड लाइन में भी कर सकते हो। तो ये देखा आपने, एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो अब हमने जैसे कि ऊपर एक रिजल्टेंट की डेफिनेशन की है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, यहाँ पे 2 फोर्स अप्लाई किया है, पी और क्यू, तो रिजल्टेंट क्या होगा, पी प्लस क्यू, एक सिंगल फोर्स होगा, पी प्लस क्यू इक्वल टू सम सिंगल फोर्स। उस सिंगल फोर्स का नाम इन्होंने आर दे दिया। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जो आपके पास रिजल्टेंट होता है, 2 और 3 फोर्सेस का सम जो होता है, वो हमेशा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम का डायगोनल बनता है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, आर है, जो मैग्नीट्यूड ओ सी से है और उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे है। तो दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे कुछ दे रखा है वेक्टर नोटेशन में, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू ओ सी। यू कैन ऑल्सो से दैट पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आर। तो दैट इज़ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम ये रिजल्ट है, रिजल्टेंट जैसे कि हमने पैरेललोग्राम लॉ में किया वही चीज़ है। रिजल्टेंट का जैसे कि मैंने बोला फोर्स है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो रिजल्टेंट है हमारे पास, तो रिजल्टेंट का हमने मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालनी है। और ये हम यहाँ पे एक थ्योरम्स है जो प्रूव की हुई है। यहाँ पे हमने जो रिजल्ट आएंगे वो तो याद करने ही है, साथ में ये आ जाता है कि फाइंड आउट करो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज जो एक्ट कर रहा है एक सिंगल पॉइंट पे। हाँ जी, यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो थियोटिकल जो लिखा हुआ वो मैं नहीं बताऊंगी, मैं जस्ट डायग्राम को आपको डिफाइन कर रही हूँ। आपको अपने ही
अपनी ही लैंग्वेज में आप ये जो ये लिखा हुआ है आप लिख सकते हो। जस्ट आपको डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो जो डायग्राम में आपने किया है वही आप लिख लो थियोरेटिकली, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसमें हमने क्या किया है, एक फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है। फर्स्ट फिगर को ही रोटेट करके लिखा है, जैसे कि कहते हैं ना मिरर इमेज है, तो वही है, उसको रोटेट कर दिया तो वो सेकंड इसकी फिगर ऐसे कुछ बनी है। जो आपके पास ओ बी है वो ओ बी ऐसे आ जाएगी साइड, जो आपके पास ए सी है ए सी वो ऐसे बन जाएगी साइड, और ओ ए एज इट इज़ है, बी सी भी एज इट इज़ है। तो थोड़ा सा उसको रोटेट किया है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ओ वही काम है, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे एक फोर्स लगाया है ओ डी डायरेक्शन में, ओ डी साइड है, और एक फोर्स लगाया ओ बी साइड पे। पैरेललोग्राम मीट कराने के लिए डॉटेड लाइन में आप ए सी मीट करा सकते हो, बी सी मीट करा सकते हो। सेम काम हमने सेकंड फिगर जो इसी की ही रोटेशन है, इसी की ही इमेज है, तो उसको बनाया है। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, एक एंगल हमने लिया है, एंगल कौन सा, बी ओ ए जो एंगल है, ये पूरा एंगल अल्फ़ा है, पूरा का एंगल ये बी ओ ए उधर भी है, तो दोनों साइड जो एंगल बनाए ये अल्फ़ा एंगल बना है। थीटा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे इन्होंने जैसे कि हम स्टैटिक्स में कुछ प्रूव करने के लिए कुछ लैटिंग यहाँ पे होती है भाई, तो अब डायग्राम में इन्होंने कुछ लैटिंग किया है। क्या लैटिंग किया है, ड्रा किया है सी डी परपेंडिकुलर टू ओ ए, जो ओ ए साइड थी उस पर हमने एक सी डी को परपेंडिकुलर किया है, तो जो डी पॉइंट है वो बाहर आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, ए से थोड़ी सी लाइन को आगे मीट कर लिया डी पॉइंट पे। सेम काम यहाँ पे किया है, यहाँ पे जो डी पॉइंट अंदर आया है, क्योंकि उसको रोटेट किया है तो कुछ तो चेंज आएगा ना डायग्राम में, फिगर में, तो वही काम हुआ है। तो जो डी पॉइंट अंदर आया तो सी डी परपेंडिकुलर टू ओ ए किया है ये हमने। अब यहाँ पे एंगल लिए हैं, एंगल हमने मैंने कि जैसे बताया था आपके पास ए ओ बी, यू कैन से ऑल्सो बी ओ ए, एंगल अल्फ़ा है। सेम काम ये एंगल हमारे पास सी ए डी एंगल अल्फ़ा बनेगा, सी ए डी सॉरी, उसको रोटेट किया है तो वो अल्फ़ा था उधर, तो वहाँ पे वो क्या बन जाएगा 180 माइनस में अल्फ़ा सेकंड फिगर में। अब हम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ है रफ काम, इससे पहले नीचे आ जाइए, मैं यहाँ पे आ रही हूँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल की वो बात कर रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल इन्होंने देखो कौन सी ली है, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल ली है, इन्होंने ली है ओ सी डी, दोनों फिगर में लिया है, ये ओ सी डी ट्रायंगल लिया है। फर्स्ट फिगर में आ जाइए, ओ सी डी ट्रायंगल ली है, तो ओ सी डी ट्रायंगल में इन्होंने क्या निकाला है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो आपके पास जो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपके पास ओ सी स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, ओ डी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। हाँ जी, निकालना तो हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ना, सॉरी मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट आ रही है, मतलब कि ओ सी है, ओ सी का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब कि ओ सी की वैल्यू निकालनी है, यही होता है मैग्नीट्यूड। हाँ जी, तो अब ओ सी की वैल्यू निकालनी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से हमने ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर ले लिया। अब हमारे पास ओ डी और सी डी की वैल्यू तो है ही नहीं है। अब ये जो ऊपर वाला काम है, ये ओ डी और सी डी की वैल्यू इन्होंने निकाल ली है। तो ये काम करने के लिए इन्होंने अब यहाँ पे जैसे कि हमारे पास दो फिगर बनी हुई है, बट एक ही फिगर को रोटेट किया हुआ है, तो जो एक फिगर से निकाल लो ओ डी और सी डी की वैल्यू, ऐसे ही दूसरी फिगर से निकाल लो ओ डी और सी डी की वैल्यू। आप क्या देखोगे, दोनों में ओ डी सी डी की वैल्यू सेम है, तो हमारा काम बन गया। तो अब हमें ओ डी और सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए अब आ जाइए ऊपर, हम यहाँ पे फर्स्ट फिगर में आए हैं, ओ डी की वैल्यू निकाल लिया। तो ओ डी की वैल्यू हमारे पास देखना, एक साइड है ओ डी, वो कैसे लिख सकते हैं, ओ ए प्लस में ए डी लिख सकते हैं। हाँ जी, गोट इट ना। तो ओ ए प्लस में ए डी, अब ओ ए एज इट इज़ है, ए डी के साथ मैंने क्या किया, ए सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी से डिवाइड कर दिया, कर सकती हूँ, ए सी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे ए सी एज इट इज़ है, ए डी अपॉन में ए सी है, तो ए डी अपॉन में जो ए सी है, ए डी अपॉन में ए सी। अब आ जाइए अपनी इस ट्रायंगल में जो है एंगल, कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ये ट्रायंगल बनेगी ए सी डी। अब इसमें देखना ए डी अपॉन में ए सी क्या बनेगा, बनेगा सी डी, सॉरी ए डी अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, कोस एंगल, कोस थीटा बनेगा ना। बट यहाँ पे जो एंगल हमारे पास है वो एंगल क्या है, अल्फा एंगल है, वही है ना, अल्फा एंगल ही होगा ना यहाँ पे।
पैरेलल है दोनों साइड, तो उनके साथ जो एंगल बनेगा वो पैरेललोग्राम है ना, तो OB और AC आपके पास पैरेलल लाइन है, तो जो एंगल वहाँ पे बना है अल्फ़ा, सेम एंगल यहाँ पे अल्फ़ा होगा। तो ये एंगल अल्फ़ा है, तो आपके पास AD/AC की वैल्यू क्या आ गई, कोस अल्फ़ा। साथ में AC क्या है, जो फोर्स अप्लाई हुआ, जो फोर्स OB पे अप्लाई है वही पैरेलल है, इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो वही फोर्स AC पे होगा, तो क्या आ गया, OA के प्लेस पे क्या आ गया, P, तो क्या बनेगी P + Q कोस अल्फ़ा। तो ये OD की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मुझे CD की वैल्यू निकालनी है, तो CD के लिए यही राइट एंगल ट्रायंगल लूँगी, कौन से वाली, यही ACD वाली, एंगल अल्फ़ा बना हुआ है इसमें, तो CD अपॉन में AC क्या होगा, CD आपके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, साइन एंगल अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा, तो CD की वैल्यू निकालनी है, तो AC के उधर ले गए, तो क्या बन गया, Q साइन अल्फ़ा। OD और CD की वैल्यू निकल चुके हैं यहाँ पे। अब मैं सेकंड फिगर में आऊँगी, सेकंड फिगर में सेम काम है आपका, OD की वैल्यू, OD साइड जो है आपकी OA माइनस में क्या होगी, DA, OA एज इट इज, DA के साथ AC से मल्टीप्लाई, AC से डिवाइड, हाँ जी, OA के प्लेस पे P है, माइनस में जो AC है वही सेम फोर्स अप्लाई होगा, पैरेलल और इक्वल है, Q और कोस। एंगल यहाँ पे क्या बना है, हाँ जी, यहाँ पे एंगल क्या बना है, 180 माइनस में अल्फ़ा, तो क्या बन गया, कोस 180 माइनस अल्फ़ा, तो क्या बन गया, P + में Q कोस अल्फ़ा। सेकंड क्वाड्रेंट है, कोस 180 माइनस थीटा, क्या 180 माइनस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, P + Q कोस अल्फ़ा। सिमिलरली CD की वैल्यू निकाल ली, तो अब देखो फर्स्ट फिगर में और सेकंड फिगर में आपके पास OD और CD सेम है, क्या है, OD की वैल्यू P + Q कोस अल्फ़ा, और CD की वैल्यू क्या है, Q साइन अल्फ़ा। ये दोनों वैल्यू आपकी जो राइट एंगल ट्रायंगल थी यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पुट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जो आए हैं, यहाँ पे है आपके पास R² क्या था, OD² प्लस में CD², OD की वैल्यू ये आई है, P + Q कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस में Q साइन अल्फ़ा। सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से जो R का रिजल्टेंट है आप इसको यहाँ पे इसको सर्कल कर सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो। R जो रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड है, उसका फॉर्मूला बनेगा √P² प्लस में Q² प्लस में 2PQ कोस अल्फ़ा। यू हैव टू लर्न इट, आपको ये लर्न करना है। इसके बाद हम बात आते हैं डायरेक्शन हमेशा एंगल से शो होती है, तो हमेशा याद करना जो डायरेक्शन जो बनेगी वो आपकी कौन सा एंगल होगा, वो एंगल होगा आपका रिजल्टेंट, जो बेस के साथ एंगल बनाएगा वो आपकी डायरेक्शन को शो करेगा। अब आ जाइए, मैं फर्स्ट पेज पे आ रही हूँ दोबारा, और मैं फर्स्ट फिगर में जा रही हूँ, वहाँ पे जहाँ पे आपने फर्स्ट फिगर बनाई थी ये है। अब यहाँ पे देखना रिजल्टेंट और बेस के साथ जो एंगल लेट किया हुआ है, ये लेट किया है हमने, हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, बीटा गामा एनीथिंग व्हाट यू वांट टू से, जो आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो हमने ये एंगल ले लिया है थीटा, जो R और बेस के साथ बन रहा है। अब हमें डायरेक्शन ही निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए हमें tan थीटा निकालना होता है। तो उसी ट्रायंगल में आ जाइए, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan थीटा क्या हुआ, CD/OD। CD की वैल्यू यू हैव टू टेक इट, आपने ली है अभी CD की वैल्यू Q साइन अल्फ़ा है, OD की वैल्यू P + Q कोस अल्फ़ा है, थीटा की वैल्यू निकालो tan इनवर्स Q साइन अल्फ़ा अपॉन में P + Q कोस अल्फ़ा। दैट इज़ योर डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट एंड यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो। ये भी आपको लर्न करनी है। इसके बाद कुछ क्रोलरी है, यहाँ पे क्रोलरी क्या होती है, जो अभी आपने रिजल्ट निकाले हैं उन्हीं के बेस में कहीं एंगल अगर चेंज कर दिया है, अगर थीटा और जैसे कि सेकंड को है, सेकंड थी हमारे पास, अगर हमने अल्फ़ा को π/2 ले लिया है, तो वहाँ पे जहाँ पे ये एंगल आए हुए हैं अल्फ़ा के प्लेस पे π/2 पुट कर दो, तो डायरेक्शन क्या आएगी। अगर एंगल फाई है तो फाई क्रोलरी 1 में फाई चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो क्रोलरी थर्ड है, अगर जो फोर्स P और Q इक्वल हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो रिजल्ट है P और Q के प्लेस पे Q के प्लेस पे P पुट कर दो, तो वहाँ से रिजल्ट आपने निकालना है। ऐसे ही सेम tan थीटा निकालना है। फोर्थ क्रोलरी में इन्होंने बोला है कि अगर P ग्रेटर है Q से, तो क्या केस बनेगा, अगर P ज़्यादा है तो P + Q कोस अल्फ़ा ग्रेटर देन हो गए किससे, Q + Q कोस अल्फ़ा से। P के प्लेस पे Q पुट कर दिया ना, अब यहाँ पे डिवाइडिंग कर दिया Q साइन अल्फ़ा, तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये एंगल निकाला है, उससे थीटा लेस देन आया है α/2 से। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट की क्या होती है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, R = P + Q, ये सिंप्लीफाई किया है। ऐसे मिनिमम वैल्यू आपकी जो आपका रिजल्ट है यही होती है।
तो ये कुछ रिजल्ट थे। इसके बाद मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको करा रही हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखो कितना इजी है। क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, जिसका मैग्नीट्यूड आपको रिजल्टेंट का हाँ जी, स्टेटमेंट को अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप न्यूमेरिकल बहुत इजीली निकाल दोगे। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है रिजल्टेंट की। जहाँ पे दो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, साथ में क्या दे रखा है, acting at a point and included to each other at angle of 45, एंगल दे रखा है 45 के बारे में वो बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो मतलब कि विच इंक्लाइन टू ईच अदर, फोर्स के बीच में इंक्लाइंड हो रहा है वो एंगल। तो दो फोर्स के बीच में जो एंगल हमने लिया है, लेट किया था, अल्फा एंगल लिया था ना, बट डायरेक्शन के लिए हम थीटा एंगल लेते थे जो रिजल्टेंट बेस के साथ बनाता है। तो यहाँ पे अल्फा की बात कर रहा है क्योंकि फोर्स के बीच में एंगल जो है वो अल्फा है दो फोर्स के बीच में। तो देखो हमारे पास P की वैल्यू दे रखी है, अगर हम उसमें जैसे हमने P लेट कर लिया था, Q फोर्स लेट कर लिया था, जैसे यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया, P फोर्स 12 न्यूटन है, Q फोर्स 14 न्यूटन है, एंगल जो दोनों के बीच में है वो 45 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, साथ में tan थीटा निकालना है। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है और उसमें वैल्यू पुट कर दो सारी, आपने कर दी तो आपका आंसर आ गया। सेम tan थीटा में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो ये आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम आगे करते हैं। तो प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लेना। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।